चलिए, हम लोग उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था लिख रहे थे ना। उसमें हम लोगों ने क्या क्या लिखा। पहली बात तो ये लिखा होगा कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जनपद कहलाती थी। दूसरी बात, अलग अलग दिशाओं में स्थित जनपदों के शासकों को अलग अलग संज्ञा से संबोधित किया जाता था। और तीसरी बात, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जो शासक का नाम मिलता है वो हम लोगों ने लिखा होगा, है ना। इसके बाद लिखिए अगला फैक्ट। उत्तर वैदिक काल में राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत स्थापित हो चुका था। स्थापित हो चुका था। पूर्ण विराम, उसी में आगे अथर्ववेद में अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। मृत्युलोक का देवता कहा गया है। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में विदथ नामक राजनीतिक संस्था, विदथ लिखवाया था मैं, विदथ नामक राजनीतिक संस्था समाप्त हो गई। अगला फैक्ट, सभा तथा समिति का राजा पर नियंत्रण कमजोर हो गया। कमजोर हो गया या कम हो गया। अगला फैक्ट, अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रत्निन कौन थे? तो राज्य के उच्च पदाधिकारी थे। पूर्ण विराम, उसी में आगे
शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की कुल संख्या 12 बताई गई है। जैसे जैसे दो चार जो महत्वपूर्ण हैं। पुरोहित, पुरोहित का मतलब प्रधानमंत्री, प्रधान सलाहकार। पुरोहित, सेनानी यानी सेनापति, संग्रहीता, संग्रहीता का मतलब है कोषाध्यक्ष, है ना। भागधुक, बहुत महत्वपूर्ण है। भागधुक इसका मतलब है कर संग्रह करने वाला अधिकारी, टैक्स कलेक्टर। हाँ, कर संग्रह करने वाला अधिकारी, ठीक है, टैक्स कलेक्टर। हाँ, कर संग्रह करता, उसके लिए मूल शब्द है कर संग्रह करता। बस इतना जानते रहिए, अगर पूछेगा तो इसी दो में पूछेगा, है ना। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में बलि अनिवार्य कर था। कंपलसरी टैक्स अनिवार्य कर था, पूर्ण विराम, उसी में आगे कर अदा करने का दायित्व वैश्य वर्ण का था। पूर्ण विराम, उसी में आगे सामान्यतः कुल उत्पादन का, कुल उत्पादन का 1/16 से 1/12 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा अनेक प्रकार के यज्ञ करता था। जिनमें से अश्वमेध यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। यह यज्ञ
साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। यह यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दो लाख 40,000 गायें दान में दी जाती थी। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था में आपको इतना ही जानना था। क्लियर? चलिए अब आप लिखिए सामाजिक व्यवस्था। बोले उत्तर वैदिक समाज अस्थायित्व प्राप्त कर चुका था, यानी अस्थायी हो चुका था। अगला फैक्ट, समाज चार वर्णों में विभक्त था। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। अगला फैक्ट, समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। अगला फैक्ट, वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था। इसलिए वर्ण परिवर्तन संभव नहीं था। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा की शुरुआत हुई। जाति प्रथा की शुरुआत हुई। अगला फैक्ट, समाज में गोत्र प्रथा की भी शुरुआत हुई। गोत्र प्रथा की भी शुरुआत हुई। ये सब उत्तर वैदिक काल की देन है। अगला फैक्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य का
ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहा जाता था। क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन पूर्ण विराम उसी में आगे शूद्र वर्ण का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इसलिए वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। ठीक है, अगला फैक्ट। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। उसी में आगे सामान्यतः लड़कियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इसलिए वह शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो गईं। अगला फैक्ट, ऐतरेय ब्राह्मण में मैं लिखता हूं, ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया है। अगला फैक्ट, अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा कम उम्र में लड़कियों का विवाह होने लगा। अगला फैक्ट, यद्यपि कि ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में
महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई थी, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनकी स्थिति दयनीय थी। अगला फैक्ट, शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। लिख लेंगे, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी कहा गया है। इसका मतलब बिना पत्नी के आप पूर्ण नहीं हो सकते। अगला फैक्ट, शतपथ ब्राह्मण में गार्गी, जिसे आप गार्गी कहते हो, असली शब्द है गार्गी, गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती आदि आदि विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट, जीवन पर्यंत अध्ययन अध्यापन करने वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। हाँ, क्या? हाँ, तो इस समय भी ये बात चल रही थी। अगला फैक्ट, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत, शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत गृहस्थ आश्रम में आने वाली महिलाओं को सद्योवधू कहा जाता था। सद्योवधू कहा जाता था। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक साहित्यों में आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। आश्रम, आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्णन, हाँ, आश्रम व्यवस्था। कैमरा आपका बंद हो गया भाई, कैमरा आपका बंद हो गया। आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है, पूर्ण विराम। सर्वप्रथम
सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में ये भी सामवेद से संबंधित उपनिषद साहित्य है। इसी में तो सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हाँ ठीक है, आप शुरू में नहीं थी क्लास में, अपने मित्रों से लेकर के उसे फोटो स्टेट करा लीजिए। हमने क्या बताया, सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। पूर्ण विराम उसी में आगे सर्वप्रथम जाबाल उपनिषद में, जाबाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों का नाम लिखना है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, इसके सामने लिखिए सर्वोत्तम आश्रम। चारों आश्रमों में सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम को माना गया। नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम, नंबर 4 संन्यास आश्रम। ठीक है, अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक साहित्यों में तीन प्रकार के ऋणों का उल्लेख मिलता है। जिसे त्रिऋण कहा जाता था। नंबर 1 पितृऋण, नंबर 2 ऋषि या ब्रह्म ऋण, नंबर 3 देव ऋण। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन त्रिऋण में शामिल नहीं है, तो त्रिऋण कौन है इसे जानते रहो, चौथा विकल्प पता नहीं क्या रहेगा, है ना। तो ये 3 याद होना चाहिए। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में
प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना अनिवार्य था। नंबर 1 पितृयज्ञ, इसके सामने लिखिए पूर्वजों के लिए। नंबर 2 ऋषि या ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान के लिए। नंबर 3 देव यज्ञ, इसके सामने लिखिए देवताओं के लिए। नंबर 4 भूत यज्ञ, समस्त जीवों के लिए। नंबर 5 नृ अथवा मनुष्य यज्ञ, मानव कल्याण के लिए। अगला फैक्ट नोट कर लिए। उत्तर वैदिक साहित्यों में चार पुरुषार्थ का वर्णन है। जिसका पालन करना अनिवार्य था। नंबर 1 धर्म, नंबर 2 अर्थ, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। यह लक्ष्य है, समझ लीजिए यह लक्ष्य है और यह उसकी प्राप्ति के साधन है। यह साधन है और यह साध्य है। यानी धर्म अर्थ और काम का उतना ही अपने जीवन में उपयोग किया जाए जितना मोक्ष की प्राप्ति का साधन बन सके, है ना। हाँ, उसमें लिप्त रहने की आवश्यकता नहीं है। बातें क्लियर हुई। अगली हेडिंग आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था बोले उत्तर वैदिक काल में
अर्थव्यवस्था का मूलाधार कृषि थी। अगला फैक्ट, अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल तथा कृषि का आविष्कार किया। हल तथा कृषि का आविष्कार किया। अगला फैक्ट, शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई इत्यादि विषयों का वर्णन मिलता है। अगला फैक्ट, मड़ाई का मतलब यही है, जैसे गेहूं तने सहित जो काट कर आता है वो तो कटाई हो गई। अब तने से अनाज को अलग करना, भूसा अलग करना मड़ाई है। ग्रेन को अलग करो, बाकी को अलग कर दो, है ना, का वर्णन मिलता है। अगला फैक्ट, सर्वप्रथम सर्वप्रथम अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहर का वर्णन मिलता है। नहर। अगला फैक्ट, यजुर्वेद में जौ, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, तिल आदि फसलों की खेती का वर्णन मिलता है। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल का मुख्य खाद्यान्न गेहूं तथा चावल था। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक साहित्यों में
लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लो सॉरी सीसा, सीसा हित सहित लगभग सभी धातुओं का वर्णन, लगभग सभी धातुओं का वर्णन मिलता है। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में लगभग सभी धातुओं की लगभग सभी धातुओं की शिल्पकारी माने धातु से सामान बनाना प्रचलित थी। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था, सिक्कों का प्रचलन नहीं था। और अब आप लास्ट हेडिंग बनाएंगे धार्मिक व्यवस्था। बोले, उत्तर वैदिक आर्यों के उत्तर वैदिक आर्यों के आर्यों के 3 मुख्य देवता थे। नंबर 1 ब्रह्मा, इसके सामने लिखिए, यह सृष्टि के निर्माता माने जाते थे। नंबर 2 विष्णु, इन्हें सृष्टि का पालनकर्ता कहा जाता था। नंबर 3 शिव, इन्हें सृष्टि का संहार करता कहा जाता था। अगला फैक्ट, उत्तर वैदिक काल में
स्तुति पाठ तथा बलि यानी चढ़ावा उपासना की मुख्य पद्धति थी। लेकिन यज्ञों के अवसर पर बड़ी संख्या में पशु बलि दी जाती थी। पशु बलि दी जाती थी। अगला फैक्ट, भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त करना भी उपासना का मुख्य उद्देश्य था। उपासना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये टॉपिक आपका वैदिक काल समाप्त हो गया। वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति, सबसे अधिक बल आप लोगों को वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य पर देना है, उसका विशेष रूप से। और जो भी हमने लेखन करवा दिया, आपके प्रश्न जो भी आएंगे यहां से हो जाएंगे। अब हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। यहां से जो भी हिस्ट्री है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ से जो भी इतिहास हमें प्राप्त है, जो भी इतिहास लिखा गया है, वह हम सबको विधिवत ज्ञात है, वो भी लिखित साक्ष्यों के आधार पर। उसका सबका प्रमाण उपलब्ध है। और यहाँ से आपका क्रमबद्ध इतिहास, क्रोनोलॉजिकल वे में इतिहास भी प्राप्त होने लगता है। तो कल के लिए आप लोग टॉपिक बना दीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ठीक है, देखो भैया, जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो इसी टॉपिक के अंतर्गत सिक्कों का प्रचलन, भारत के जितने प्रमुख सिक्के हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी टॉपिक के तहत जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे। इसी टॉपिक के अंतर्गत प्राचीन भारत के 6 प्राचीनतम नगरों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण का काल है। प्रथम नगरीकरण का काल हड़प्पा काल है, द्वितीय नगरीकरण का काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। इसका अध्ययन होगा। राजनीतिक दृष्टि से 16 महाजनपदों का काल है, तो 16 महाजनपद का अध्ययन होगा। और उसके अलावा यही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का काल है। तो इसी टॉपिक के तहत हम लोग मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे, जिसके तहत हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश का इतिहास पढ़ा जाएगा। इसी टॉपिक में भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण, ईरानियों का आक्रमण, आप लोग जानते होंगे
भारत पर आक्रमण करने वाली प्रथम विदेशी शक्ति ईरानी थे, और दूसरा भारत पर यूनानी सिकंदर का आक्रमण। हम लोग इतनी बातें करने के बाद डायरेक्ट मौर्य काल में पहुंचेंगे, है ना। और ये सारी चीजें एक सप्ताह में हो जाएंगी, है ना। चलिए, थैंक यू। मंडे को फिर